हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू को कंटिन्यू करेंगे। हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर फिफ्थ है। यहाँ पे हम 201 से लेकर 250 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमको 420 तक पहुंचना है। इससे पहले 4 लेक्चर अपलोडेड हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हो। पहला सवाल है कि क्लासिफाइड, ठीक है, ये क्लासिफाइड नहीं कैल्सिफाइड है। कैल्सी मतलब कैल्शियम से उपयुक्त, फाइड है तो क्या कैल्सीभूत इसको बोलते हैं। तो कैल्सिफाइड जो कार्टिलेज होता है वो कहाँ पे मिलता है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो दो टाइप से आ जाएगा। टाइप्स इसके और होते हैं, लेकिन यदि हम इसको दो टाइप से कनेक्टिव टिश्यू को लेकर चले स्केलेटन मसल के अकॉर्डिंग, तो इसमें बोन होता है एंड देन कार्टिलेज होता है। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पे यही पूछा जाए कार्टिलेज जो है कैसा कार्टिलेज जिसमें कैल्सिफाइड हो। कैल्सिफाइड कहने का मतलब कि जिसमें ये जो ये जो कार्टिलेज होती है ना, कार्टिलेज जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो लचीला होती है। वो लचीला होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप कान देख लो, आप अपना नाक को देखो, वो सब कार्टिलेजियस मसल वहां पे होते हैं। अब ये जो कार्टिलेजियस बोन होते हैं, ये कार्टिलेजियस बोन में क्या होता है ना कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है, कैल्शियम उसमें चला जाता है। अब कैल्शियम के स्टोर होने के कारण, कैल्शियम के स्टोर होने के कारण जो कार्टिलेज है ना, वो क्या हो जाता है, उसका नेचुरल नॉर्मल कंडीशन था कि वो लचीला होता है, लेकिन अब क्या होता है कि वो हार्ड हो जाता है। वो हार्ड हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये कैल्सिफाइड हो गया है। ये कैल्सिफाइड हो गया। तो ये कैल्सिफाइड होना, कैल्सिफाइड कार्टिलेज ये जो होना है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है सुप्रा स्कैपुला में। सुप्रा स्कैपुला में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा। कहाँ होता है? सुप्रा स्कैपुला। ये जो सुप्रा स्कैपुला है वो होता कहाँ है? तो ये जो सुप्रा स्कैपुला है, ये मेढक जो होता है, मेढक जो है, मेढक के कंधे की हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल, कंधे की हड्डी को पेक्टोरल ग्रिडल कहा जाता है। और यहीं पे पेक्टोरल ग्रिडल में सुप्रा स्कैपुला होता है। ठीक है, सुप्रा स्कैपुला होता है। और जो भी मैमल्स होते हैं ना, उन मैमल्स में भी कई सारे लंबी जो हड्डियां होती है ना, उनका जो हड्डियों के लंबा है ना, तो उनके एकदम पॉइंट पे, एकदम लास्ट जो सिरा होता है ना, वहां पे भी ये जो कठोर उपास्थि है ना, हार्ड जो कार्टिलेज है, वो पाई जाती है। तो यहां से तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ध्यान आपको रखना है। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो इनर आउटर ईयर, जो कान है उसका बाहर का जो होता है ना, वो इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। आप देखो कान को अपना छू के, वो इलास्टिसिटी दिखाता है। इलास्टिक, इलास्टिक कार्टिलेज वो होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो कि बहुत लचीला होता है। ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम है, ये एक मेम्ब्रेन है जो हार्ट में होता है। तो हार्ट का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट जो है ना, वो पेरिकॉर्डियम ही उसको कहा जाता है। उसके बाद जो आपको रिब दिख रही है ना, रिब जो है वो किस टाइप का जो है वो कार्टिलेज है? तो रिब जो है वो किस टाइप का कार्टिलेज है? वो है हाइलेन, हाइलीन कार्टिलेज है। हाइलीन कार्टिलेज है। देखो हमारा रिब केज पाया जाता है जिसमें हड्डियां जो है वो ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, और इसी के अंदर हार्ट जो है वो छुपा होता है। तो ये जो हड्डियां होती है ना, ये 12 इस साइड होती है और 12 इस साइड होती है, और ये एक बीच वाला जो होता है ना, इसको अस्टर्नम बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको अस्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम कहा जाता है। तो टोटल 25 हड्डियां हमारे रिब केज में होती है। इसको रिब केज बोलते हैं। एक पंजा, एक केज, पिंजड़ा टाइप सा हो गया ना, तो इस कारण से रिब केज बोलते हैं। तो इस रिब केज में पसली जो हमारी होती है, वहां पे 25 हड्डियां जो है वो होती है। तो उस पसलियों में जो सिरे पर होती है ना, पसलियों का जो सिरा है, ये जो सिरा है ना, उस सिरे पर जो होती है उसको बोलते हैं चाभ उपास्थि, हाइलीन कार्टिलेज। वे जो हाइलीन कार्टिलेज है ना, वो शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली अगर कोई उपास्थि है तो यही है। तो हमारे जो बॉडी होता है,
उस बॉडी में सबसे अधिक कार्टिलेज पाया जाता है, किस टाइप का? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है वो यही होता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि जो कार्टिलेज है उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कार्टिलेज की स्टडी जो होती है, उपास्थि का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं कोन्ड्री कोन्ड्रियो कोन्ड्रियोलॉजी। कोन्ड्रियोलॉजी इसको कहा जाता है स्टडी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपास्थि की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या बोला जाता है? उपास्थि जो होती हैं, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, सेल्स ऑफ कार्टिलेज है, उनको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कोन्ड्रोसाइट्स, कोन्ड्रोसाइट्स। और स्टडी को कोन्ड्रियोलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप जो इलास्टिक वाला, जो मैंने अभी आपको बताया, इलास्टिक वाला आउटर ईयर में होता है, लचीला वाला, ये आपको एक और जगह मिलेगा आपको देखने को। ये जो है वो आपका इपिग्लोटिस में मिलेगा, इपिग्लोटिस में मिलेगा। और इपिग्लोटिस है वो कहाँ होता है? तो हमारे गले में होता है। और सर्वाधिक पाई जाने वाली जो है वो कौन सी कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर जो है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन से युक्त होता है? ऑक्सीजन किस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? तो वो ऑक्सीजनेटेड जो होता है वो लंग्स में होता है, वो लंग्स में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जो फेफड़े की जो वायु कोष्ठ होती हैं, फेफड़ों के जो एल्वोलाई होते हैं, वहां तक पहुंचती हैं। ठीक है। फेफड़ों की जो वायु कोष्ठ होती हैं, एल्वोइल, एल्वोलाई जो होती है फेफड़ों की, वहां पहुंचती है। यहाँ पे यह जो है डिफ्यूजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। किस प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन, जिसको विसरण कहते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि CO2 तो बाहर निकल जाता है और O2 जो है वो अंदर आ जाता है, O2 जो है वो अंदर आ जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन होमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और इसी प्रक्रिया को ऑक्सीजनेशन कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है? तो ये लंग्स में होता है। लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ा में जाता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, O2 वाला रक्त है, वो कहाँ जाता है? तो लंग्स में जाता है, वो लंग्स में जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ठीक, ये केवल लंग्स में जाता है यहाँ से। उसके बाद बात करें राइट आर्टियम की। राइट जो एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये पूरे शरीर में जो CO2 है, अशुद्ध रक्त होता है, उन रक्तों को जमा करता है। तो CO2 वाला जो रक्त है उन सबको जमा करता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, पल्मोनरी धमनी की बात करें, तो ये एक सबसे बड़ा एकमात्र धमनी है जो कि इम्प्योर ब्लड को रखता है, CO2 वाले ब्लड को रखता है। और ये हृदय से फेफड़े की ओर जाता है, क्योंकि फेफड़ा ही तो जाके उसको फिर से ना जो है वो वहां से सांस लेकर आएगा। हार्ट में हवा तो आ नहीं रही है, तो ये हार्ट से कहाँ जाएगा हवा लेने के लिए? CO2 लेने के लिए कहाँ जाएगा? CO2 निकालने के लिए कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। तो आंसर लंग्स आपका होगा, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो है, इसी के कारण ब्लड लाल होता है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को जोड़ता है। फेफड़े का जो यूनिट होता है, यूनिवर्सल यूनिट, उसको बोलते हैं एल्वियोल। ठीक है। फेफड़े का जो यूनिवर्सल यूनिट होता है, क्रियात्मक जो इकाई होती है, वो होता है एल्वेओल। ठीक है, एल्वो ऑयल। तो एल्वोलाई आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त पाया जाता है, प्योर ब्लड पाया जाता है। पहली बात तो प्योर ब्लड जो है वो मानव हृदय के हिस्से में जो है वो शुद्ध रक्त का मतलब सीधा कि O2 वाला, O2 उसमें ज्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। तो O2 जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये जो होता है वो होता है अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा। ठीक है, या फिर अरोटा कह लो, महाधवनी। ठीक है, ओरोटा, महाधवनी और बाई जो निलय होती है, वहां पे जो है वो शुद्ध रक्त पाया जाता है। फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है वो कैसे निकलता है? तो वो फुफ्फुस जो धमनी होते, फुफ्फुस जो सीरा होता है, वहां से निकलता है। तो पल्मोनरी जो वेन होता है,
फेफड़े से वो प्योर ब्लड को लेकर निकलता है और वो लेफ्ट जो आलिंद होता है, लेफ्ट जो आलिंद होता है वहां पे जाती है और फिर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है। बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में जाती है और वहां पे जो है वो अरोटा के जरिए पूरे शरीर में वो भेज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। पल्मोनरी आर्टरी जो है और जो दायां निलय है, पल्मोनरी आर्टरी और दायां निलय जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड रक्त को रखते हैं। फुफ्फुस शिरा में तो शुद्ध रक्त होता है लेकिन दायां निलय जो होता है ना वहां पे अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ पे जो दायां निलय आपको दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। उसके बाद जो फुफ्फुस शिरा होता है यहाँ पे तो प्योर ब्लड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है और अरोटा तो सब जगह भेजता ही है। ठीक है, अरोटा तो सब जगह भेजता ही है, तो पल्मोनरी आर्टरी है वो यहाँ पे अशुद्ध जो है वो रक्त पाया जाता है। तो याद रखिएगा अरोटा जो है, अरोटा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा धमनी है। वेना कावा जो है वो शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। हृदय का बायां हिस्सा शुद्ध और दायां हिस्सा अशुद्ध रक्त को संभालता है, ये भी आपको याद रखना है। हृदय का जो लेफ्ट हिस्सा होता है, ये राइट हिस्सा हो गया, तो इनमें जो लेफ्ट हिस्सा हृदय का होता है, लेफ्ट वाला जो होता है, हृदय का जो बायां हिस्सा होता है वो हमेशा प्योर ब्लड को रखता है और हृदय का जो लेफ्ट वाला राइट वाला हिस्सा होता है, जो हृदय का दायां हिस्सा होता है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को रखता है, वो इम्प्योर ब्लड को रखता है। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? हमारा जो ध्वनि यंत्र है, साउंड इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, उसको लैरिंग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। वॉइस बॉक्स भी इसे कहते हैं, ये ट्रैकिया के ऊपर में अवस्थित होता है जहां पे वोकल कॉर्ड होता है और इससे वाइब्रेशन होता है और तभी तो ध्वनि पैदा होती है। तो ये आपको लैरिंग्स हमेशा याद रखना है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स जो होता है ये भोजन और वायु का कॉमन पैसेज होता है, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज होता है, एक ही रास्ता होता है। उसके बाद गलेट की बात करें तो इसे जो है वो ओइसोफेगस भोजन नली का द्वार कहते हैं, तो ये भोजन नली का द्वार है गलेट जो है, इसे यूसोफेगस, यूसोफेगस क्या है, यूसोफेगस जो है वो भोजन की नली है, फूड पाइप है। तो फूड पाइप का जो गेट होता है ना, फूड पाइप का जो द्वार होता है ना, उसी को गलेट कहा जाता है, उसी को गलेट कहा जाता है। ट्रैकिया जो है वो ये हवा को फेफड़े तक ले जाने वाले पाइप होती है, हवा को फेफड़े तक ले जाने वाले पाइप ट्रैकिया क्या है, तो एयर को कहाँ पहुंचाता है, फेफड़े तक पहुंचाता है, किस किस एक पाइप से, तो वो पाइप जो है वो ट्रैकिया कहलाता है। एडम्स एप्पल की बात करें तो पुरुष का जो लैरिंग्स है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और इसी को जो एडम्स एप्पल है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स को बोलते हैं, इस कारण से पुरुषों का आवाज जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है। पक्षियों के जो ध्वनि यंत्र होता है ना, पक्षी जो होता है, वर्ड्स जो होते हैं, उनके ध्वनि यंत्र को क्या बोलते हैं, तो उनको वो ध्वनि यंत्र को साइरिक्स बोलते हैं, साइरिंग्स कहा जाता है पक्षियों के ध्वनि यंत्र को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जामिनेशन में आया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फेफड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है कब? सरफेस एरिया जो है वो लंग्स का इंक्रीज करता है कब? तो फेफड़े का जो इंक्रीज कब करेगा, तो फेफड़े के अंदर लाखों छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है, लंग्स जो होती है ना वहां पे गुब्बारे जैसी संरचना होती है लाखों, और उन्हीं गुब्बारों जैसी संरचना को वायु कोष्ठिका कहते हैं, अल्वेयोइल बोलते हैं, एल्वोइल बोलते हैं, वायु कोष्ठिका बोलते हैं। और यदि इन्हें फैलाया जाता है तो वह टेनिस कोर्ट के बराबर क्षेत्रफल कवर कर सकती है, इतना बड़ा होता है। और अधिक क्षेत्रफल का सीधा सा मतलब है कि अधिक तेज जो है वो गैस का एक्सचेंज होगा। तो ये इतना ज्यादा स्पेस जो है वो लंग्स में होता है हवाओं को भरने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये किसके द्वारा होता है, वायु कोष्ठकों द्वारा, बाई
एल्वुलाइल के द्वारा होता है, एल्वुलाइल के द्वारा होता है, याद आपको रखना है। प्लूरा की बात करें, ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन प्लूएरा, प्लूएरा क्या है, तो यह फेफड़े के सुरक्षात्मक दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली ये है, दोहरी झिल्ली है, किसकी है, तो फेफड़े की है, लंग्स की है। किसकी है, तो लंग्स की है, याद आपको रखना है। प्लेउरा, प्लेउरा इसको बोलते हैं। उसके बाद ब्रोंकियोले, ब्रोंकियोले जो यहाँ पे दिख रहा है, ये भी लंग से ही रिलेटेड है। तो ये श्वास नली की छोटी सी शाखाएं होती हैं जो हवा को वायु कोष्ठ तक ले जाती है। ये क्या गया, ब्रोंकिलिट्स जो है वो क्या करता है, एयर को क्या कहाँ ले जाता है, तो एयर को जो है वो एल्वुलाइल तक ले जाता है, एयर को एल्वुलाइल तक ले जाता है। तो ये आपका ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है, आपसे बोल रहा है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखो, किडनी का क्या काम है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना। लंग्स जो है उसका क्या काम है, तो इसका जो है वो पाचन से कोई मतलब नहीं है, इसका तो रेस्पिरेशन से मतलब है। ठीक है, उसका रेस्पिरेशन से मतलब है, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पाचक ग्रंथियां नहीं है। बाकी लीवर जो है वहां से भी पाचक पाचन में हेल्प करता है, पैंक्रियाज भी करता है, सैलिवरी ग्लैंड्स भी करती हैं। तो ये तीन तो ऑप्शंस करती हैं। तो किडनी जो है वो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन का हिस्सा है, जो कि रक्त को छानता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और हार्ट का क्या काम होता है, तो ब्लड को पंप करना काम होता है, याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा लंग्स आता है, इसका भोजन के पाचन से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अदर ऑप्शन लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्लेवरी ग्लैंड हो गया, इन सब से कई सारे पाचक रस जो है, एंजाइम्स जो है, जूस जो है वो निकलते रहते हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ब्लड क्या क्या रखता है, तो ब्लड जो है, रुधिर जो होता है, उसमें रुधिर के पास जो है वो क्या है, वो प्लेटलेट्स है, रुधिर के पास प्लेटलेट्स है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती है। पहला तो इसमें मिलता है प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा मिलता है वो ब्लड का लगभग 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। उसके बाद जो है वो ब्लड जो रक्त कणिकाएं मिलती है। ठीक है, उसके बाद रक्त कणिकाएं मिलती है, ब्लड जो पार्टिकल्स हैं वो मिलती हैं। अब ये जो ब्लड पार्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं, तो ये ब्लड पार्टिकल जो है वो 55% होते हैं। अब ये ब्लड पार्टिकल्स भी तीन पार्टों में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसमें शामिल है। तो प्लेटलेट्स क्या काम करता है, तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का जो थक्का जमना है ना, क्लोटिंग में हेल्प करता है। नॉट अलोन, कई सारी चीजें हैं वो मैटर करती हैं, तो क्लोटिंग में ये हेल्प करता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी आरबीसी, इसका लगभग 90% जो है वो आरबीसी होता है। आरबीसी का कब्रिगाह जो है वो प्लीहे को कहा जाता है। इसका दिन जो है वो 120 दिन के आसपास होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट और लामा दो दो जानवर हैं जिनमें केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारा पुलिस कहलाता है, हमारा इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। तो ये इस सब के बारे में याद रखना है। डब्ल्यूबीसी जो है वो 5 टाइप का आगे चलकर डिवाइड होता है। बाकी 2 टाइप से ऐसे डिवाइड होता है, ग्रेनुलोसाइड और एक अग्रेनुलोसाइड। डब्ल्यूबीसी जो है वो फैगोसाइड की तरह काम करता है, मतलब जो बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु हैं, उन सबको मारता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम ऑप्शंस की बात करें तो हम निल्स जो कणिकाएं आपको दी रही है, निल्स जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहा है, ये किससे संबंधित है, तो लिल्स जो ग्रेन्यूल है वो न्यूरॉन में पाई जाती है। न्यूरॉन कहाँ है, तो न्यूरॉन हमारा तंत्रिका तंत्र में है, नर्वस सिस्टम में है। तो ये जो है वो न्यूरॉन्स में पाई जाती है। कौन सी, निल्स ग्रेन्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस रट लेना है और कुछ नहीं। उसके बाद मायोसिन आता है, तो मायोसिन जो है ना, मायोसिन पाया जाता है मसल्स में, हमारी जो मांसपेशियां होती है ना, तो मसल्स जो होती हैं
मसल्स में पाए जाने वाला मायोसिन क्या है? तो मायोसिन एक प्रोटीन है। मसल्स में पाए जाने वाले ये प्रोटीन है। कुफर सेल जो आपको दिख रहा है, ये कुफर सेल लिवर से रिलेटेड है। लिवर में पाए जाने वाली जो भक्षक कोशिकाएं होती हैं, फैगोसाइटिस करता है जो, वो कहलाती हैं कुफर कोशिकाएं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो बाइल हमारा होता है, मानव का जो बाइल होता है, वो एक पीले हरे रंग का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये फॉर्म होता है लीवर में। ये फॉर्म होता है लीवर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। लीवर में बाइल जूस बनता है। तो बाइल जूस लीवर में बनता है, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? स्टोरेज बाइल जूस का है वो कहाँ होता है? तो स्टोरेज जो है इसका होता है, वो गॉल ब्लाडर में होता है। वो गॉल ब्लाडर में होता है, पित्ताशय में ये जमा होता है। इसके नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइल होता है, क्षारीय होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। ये नेचर क्षारीय होता है। और फैट का इमल्सिफिकेशन ये करता है। क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन। तो फैट का इमल्सिफिकेशन ये करता है बाइल। तो आपको ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इस बाइल का यदि क्षारीय तो है, तो इसका पीएच वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है, वो इसका पीएच वैल्यू 7.7 के आसपास होता है। विटामिन के का यदि एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो ये जो बाइल है वो विटामिन के का भी एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन के का एब्जॉर्प्शन करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है। ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है। उसी के साथ साथ जो बाइल है ना, बाइल जो है, बाइल क्या है? तो ये एंजाइम नहीं है। ये कोई एंजाइम नहीं है, हमने ऑलरेडी इस बारे में आपको बताया है, ये एंजाइम नहीं होता है। ये जो बाइल होता है ये किससे कनेक्टेड होता है? तो बाइल होता है वो डिओडेनम से कनेक्टेड होता है। डिओडेनम, डिओडेनम क्या है? तो डिओडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम, जेजुनम और डिओडेनम। इलियम, जेजुनम और डिओडेनम, तो उन्हीं में से डिओडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये बाइल उसी से कनेक्टेड होता है। बाइल जो स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लाडर्स में होता है स्टोर। गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर जो है वो नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है। और यकृत और जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लाडर और लीवर जो होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गॉल ब्लाडर, मैंने लिख रखा है यहाँ पे तो इसी से कनेक्ट करता हूं। गॉल ब्लाडर और लीवर जो है, इन गॉल ब्लाडर और लीवर को अलग कौन करता है? तो ये जो अलग होता है वो हेप्टिक डक्ट से अलग होता है। हेप्टिक डक्ट, तो हेप्टिक डक्ट से अलग होता है, ये ध्यान आपको रखना है। ये जो पित्ताशय पीत जो होता है ना, वो करता क्या है? तो ये पीत जो होता है ना, वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है? बाइल। तो ये बाइल हेल्प करता है ना, कि ये सॉल्ट की हेल्प से डाइजेशन करता है। तो ये फिजिकल डाइजेशन कहलाता है। सॉल्ट की हेल्प से ये डाइजेशन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सॉल्ट की हेल्प से डाइजेशन करता है। सॉल्ट की हेल्प से, तो सॉल्ट की हेल्प से ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और कई सारी चीजें लीवर में होती है, जैसे फॉस्फोलिपिड प्लस कलर पिगमेंट होते हैं। येलो जो होता है वो बिलीरुबिन कहलाता है, ग्रीन जो होता है बिलीबर्डिन कहलाता है। तो इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी बाइल जूस के बारे में इतना आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। तो हम अभी एक सवाल आपके दिमाग में आएगा ना कि ये जो लीवर होता है ना, ये जो लीवर है ना, ये लीवर क्या करता है? तो लीवर का सबसे पहले तो लीवर का स्टडी आप जानो, तो लीवर के स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, लीवर के स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर जो होता है यही जो है वो फाइब्रोनोजीन प्रोटीन बनाता है। फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है वो लीवर ही बनाता है, और यही प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है।
ये किसके लिए जरूरी है? तो ये ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है। ब्लड का जमना है, थक का जमना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो आरबीसी को ब्रेकडाउन भी करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और चलिए बाकी आगे हम डिस्कस इन सब के बारे में करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो बोल रहा है कि हमारा जो स्केलेटल मसल है उनकी लगभग संख्या कितनी होती है? तो 700 के आसपास होती है। बाकी 639 यदि आपके ऑप्शन में मिल जाए तो आप इसको टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओ। मानव शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कुल 639 होती है, लेकिन 639 तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो ये आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, 639। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मादा तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा जो है वो रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है फीमेल्स का, उसका पार्ट नहीं है? ओवेरी है, यूटेरस है, फेलोपियन ट्यूब है, लेकिन वाक्स डिफरेंसेस जो है वो पुरुष का होता है। वो टेस्टिस से जो स्पर्म है वो उसको लेकर जाता है, उसके लिए ये जगह देता है, उसके लिए रास्ता देता है। यही डक्ट जो है वो रास्ता देता है, और इसी को बंद कर दिया जाता है वेसेक्टोमी में, इसको बांध दिया जाता है वेसेक्टोमी में। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है। ठीक है, तो यही जो है वो स्पर्म को टेस्टिस से ऊपर लेके जाता है, और नसबंदी जब की जाती है, वेसेक्टोमी जो की जाता है, तो इसी को काटा जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि यूटेरस, ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन जो होता है, वो यहीं पे होता है। फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो 210 नंबर का क्वेश्चन है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और काफी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और कुछ उतना, जैसे ओवेरी है, ओवेरी क्या होता है? तो ओवेरी में एग और ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये जो ओवेरी है वो आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे एग, अंडा जो होता है या फिर ओवा जो होता है वो ईच ईयर बोल रहा हूँ, हर मंथ जो होता है ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम आता है। यही जो है वो स्पर्म के साथ जो है वो फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और बाद में जो गर्भाशय है वो चला जाता है, वहां पे बच्चा पैदा होता है। तो यही एग नहीं हुआ ना, तो एग ही फर्टाइल होता है। ठीक है, उसके बाद यूट्रस होता है। यूट्रस के बारे में मैं बता दूं तो यूट्रस जो होता है वो यहाँ पे जो फिटस होता है, जो भ्रूण होता है ना, फिटस का डेवलपमेंट यहीं पे होता है, यूट्रस में ही फिटस का डेवलपमेंट होता है। और इस यूट्रस को हम वोम्ब भी कहते हैं, वोम्ब भी कहा जाता है, और हिंदी में ये कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब की बात आए तो फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहीं पे होता है। अंडा और जो शुक्राणु होता है वो यहीं पे मिलते हैं, एग और स्पर्म जो है वो यहीं पे मिलते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हम हार्मोन्स की बात करें महिलाओं की, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो महिलाओं से रिलेटेड है, और जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो पुरुषों से रिलेटेड है। ट्यूबेक्टोमी की बात करें, आपने वेसेक्टोमी तो देख लिया कि पुरुषों में हो रहा है, यहाँ वास्क डिफरेंसेस है उसको बंद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। लेकिन कभी ट्यूबेक्टोमी के बारे में आपने सुना है? ट्यूबेक्टोमी, अब ये जो ट्यूबेक्टोमी होता है ना, वो महिलाओं का जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको बांध दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब में ही तो फर्टिलाइजेशन है ना, तो इसी फेलोपियन ट्यूब को जो है वो बांध देना, इसको काट कर बांध दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है ट्यूबेक्टोमी को महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। तो कभी पूछा जा सकता है, तो ध्यान आपको रखना है। बाकी ओवुलेशन की बात करें तो ओवुलेशन जो होता है वो अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, जो ओवेरी से जो एग निकल रहा है, तो इसी एग निकलने का जो पूरा प्रोसेस हुआ उसी को बोलते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन। और ये एग जो है वो ईच मंथ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो है वो निकलता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खाली स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के लिए कौन जरूरी है? क्या नाइट्रोजन, मैग्नीज, फास्फोरस या फिर जिंक?
तो नाइट्रोजन आपको पता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है। और ये जो अमीनो एसिड का एक लंबा श्रृंखला होता है, और प्रत्येक जो अमीनो एसिड होता है ना, उस अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है, और उस अमीनो ग्रुप को बोलते हैं NH2, और यहाँ पे ईच अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन होता है। तो इस समूह का मेन जो कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। तो बिना नाइट्रोजन के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, और बिना अमीनो एसिड के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट में मुख्य रूप से आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन प्रोटीन में आपको नाइट्रोजिनस फूड जो है वो इसी कारण से इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में लगभग आपको बोले तो हम 16% के आसपास नाइट्रोजन होता है। कभी पूछा जाए तो प्रोटीन में 16% के आसपास नाइट्रोजन होता है, और इसको बोलते हैं एलिमेंट रेशियो प्रोटीन का। जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, दलहनी जो पौधे होते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, फिर भी इसको फिक्स करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ना लेकर नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। दैट्स वाई नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किया जाता है, और दलहन पौधे जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद जो है वो जो फर्टिलिटी होती है जमीन की, जो लैंड की, उसको वो बढ़ाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है वो एंजाइम को एक्टिव करना, और जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें भी काम ये देता है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है वो किसमें काम देता है? तो एंजाइम को एक्टिव करता है, और जो है वो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें ये हेल्प करता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कहाँ होता है? तो डीएनए, आरएनए, एटीपी, इन सब का मेन कंपोनेंट फास्फोरस है। जिंक जो है वो क्या है? तो जिंक इंसुलिन का है। यह इंसुलिन के काम करने और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास जो है वो बीज, प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है? किस में आपको मिलता है? तो ये आपको जो है वो सोयाबीन में मिलेगा। लगभग सोयाबीन में 52% जो है वो प्रोटीन मिलता है। ठीक है, लगभग 52%। तो इसी कारण से सोयाबीन को शाकाहारियों का मांस जो है वो कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें लगभग 40 से 42% जो है वो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप फॉर्चून वाला देखो, न्यूट्रिला वाला देखो, वहां पे आप लीजिएगा ना तो उसमें बोलेगा 52% प्रोटीन होता है, और इसमें 20% जो है वो फैट होता है तेल के फॉर्म में। यह एकमात्र ऐसा उत्पाद है जिसमें सभी अमीनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। गेहूं की बात करें तो वहां से स्टार्च मिलता है, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कैस्टर की बात करें, अरंड की बात करें, तो यह जो मुख्य रूप से तेल में यूज होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन की तुलना में कम होती है। सरसों भी तेल के रूप में यूज किया जाता है। तो सोयाबीन कैपिटल भारत में किसको बोलते हैं? तो सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन जो है वो लेग्यूम जो है वो दलहनी पौधे में आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो एंजाइम जो किण्वन है उसके लिए सत्य नहीं है? जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम? एंजाइम के लिए कौन जो है वो ट्रू नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एंजाइम के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो ये तो सही है। सारे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने देखा था ना कि आरएनए से कौन सा एंजाइम बना हुआ है? तो राइबोसोम बना हुआ है, राइबोसोम बना हुआ है। तो ये राइबोसोम जो होता है वो इसी से बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है, और आरएनए इज नॉट प्रोटीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ऑलमोस्ट लिखा गया है, लगभग लिखा गया है। तो ये सही है। दूसरा देखते हैं। पहला जो है वो क्या है? तो सभी प्रोटीन लगभग जो है वो किससे बने होते हैं? तो वो प्रोटीन से ही सारे एंजाइम्स बने होते हैं, ये सही है। दूसरा है कि किण्वन में सक्रिय स्थल वह स्थान होता है जहां पे क्रिया कारक जुड़ता है। द एक्टिव साइट इज एन एंजाइम इज द प्लेस वेयर द सब्ट्रैक्ट बाइंड्स। तो ये जो है ये सही है, क्योंकि जो क्रिया कारक होते हैं वो आकर यहीं पे जुड़ता है, उसी को एक्टिव साइट जो है वो कहा जाता है। तो रट लीजिएगा।
तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि लगभग सभी किण्वन जो है वो उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट द हाई टेम्परेचर। तो यस, तभी तो खाना पचता नहीं है ना, तभी तो भूख नहीं लगती है ना, जब बुखार लगता है आपको, तो ये भी सही हो जाएगा। लगभग 40 से 45 डिग्री से ऊपर एंजाइम का प्रोटीन ढांचा पूरी तरीके से डीनेचुरलाइजेशन हो जाता है, टूट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होता है, वो शरीर के अंदर जो भी कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसको तेज वो करता है, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, ना कि बढ़ाता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैंने केमिस्ट्री का जब लेक्चर डाला था तो बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो यहां से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। किण्वन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, नहीं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, तभी तो अभिक्रिया दर बढ़ेगी ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। जैसे एक ऊंचे पहाड़ को पार करने के बजाय सुरंग बना देना जिससे रास्ता आसान हो जाए, एंजाइम वही सुरंग की तरह काम करता है, मतलब कम ऊर्जा वाला रास्ता होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे भी करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से किसमें प्रोटीन जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। तो प्रोटीन राइस में नहीं, मकई हो गया, मूंगफली हो गया, एप्पल, तो मूंगफली में यहां से ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो ग्राउंडनट होता है, पीनट भी इसको बोलते हैं, तो मूंगफली एक जो है वो लेग्यूम होता है, इसमें लगभग 25 से 26% पर ग्राम, 100 ग्राम में 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहते हैं। इसमें विटामिन B3 जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, नियासिन जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो पहले पचता है, सबसे पहले किसका पाचन होता है। तो सबसे पहले जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, और सबसे लास्ट में जो है वो प्रोटीन का होता है। ध्यान आपको रखना है। हमारा जो बॉडी में माउथ जो है ना, बक्कल कैविटी होती है ना, वहीं पे बक्कल कैविटी से ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो चालू हो जाता है। लेकिन जो प्रोटीन का पाचन होता है ना, वो चालू कहाँ से होता है, तो ये स्टोमक से होता है, पेट से होता है। और खत्म कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेलेब्री एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज होता है लार में, आइलीन होता है, एमाइलेज होता है, ये सब जो है वो स्टार्च को माल्टोज के रूप में तोड़ देते हैं। तो पाचन वहीं से स्टार्ट होता है। प्रोटीन का पाचन स्टोमक में शुरू होता है, वह पाचन का मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे कंप्लीट करता है, ठीक है। पानी के पाचन की कोई जरूरत हमारे बॉडी में नहीं होती है, ना तो इसका पाचन होता है, ना ही ये एनर्जी हमको देती है। और बियर सेम है, अल्कोहल जो है वो एक पाचन के बजाय आमाशय की दीवारों पर सीधे अवशोषित हो जाती है, लेकिन पाचन क्या जो है वो ये नहीं करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। संतरे जो है वो किसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो क्या आपको संतरे से क्या मिलेगा, तो संतरे से आपको विटामिन मिलेगा। हमारे बॉडी को क्या चीजें जरूरत होती है, तो 5 चीजें हमें बॉडी को जरूरत होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो है वो प्रोटीन, और तीसरा जो है वो फैट। ये तीनों जो है वो एनर्जी के स्रोत हैं। इन सब से आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन ना तो आपको मिनरल से एनर्जी मिलेगी और ना तो आपको विटामिन से एनर्जी मिलेगी। इन दोनों से एनर्जी नहीं मिलती है, इन दोनों से एनर्जी नहीं मिलती है। तो संतरे जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, वो सिट्रस फ्रूट होते हैं, और इनमें विटामिन सी मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो पाया जाता है। इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। यदि आपको इसकी कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें विटामिन ए और पोटेशियम भी होता है। इसमें आपको संतरे में विटामिन ए और पोटेशियम दोनों मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। जो स्पिनेच का लीफ होता है वो किसके लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं, तो वो आयरन के हैं। मतलब आपको खून की कभी भी कमी होती है, तो खून का कमी मतलब हीमोग्लोबिन कमना। अब हीमोग्लोबिन कमना मतलब कि आयरन कमना, क्योंकि हीमोग्लोबिन में तो आयरन ही है ना। तो पालक की हरी पत्ती जो होती है ना, उसमें आयरन बहुत अधिक पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। पालक में विटामिन ए भी पाया जाता है, कैरोटीन भी पाया जाता है, तो आयरन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पाया जाता है। और जैसे आयरन देखो सेब में पाया जाता है, आयरन देखो आलू में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, आयरन जो है वो केले में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जिस चीज को आप काटने के बाद रखो तो वो थोड़ा भूरा टाइप सा हो जाता है ना, उन सब में आयरन की वजह से ही वो होता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट वायरस में नहीं होता। वायरस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वायरस तो न्यूक्लिक एसिड वहां पे होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो वहां पे वायरस कहां से आ जाएगा? और वहां पे एक प्रोटीन की कोटिंग होती है, ऐसे यहाँ पे बंद हो जाएगी। उस जो प्रोटीन की कोटिंग होती है उसको प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। और इसी के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए और या फिर आरएनए दोनों में से कोई कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है इनमें से स्वतंत्र रूप से कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और ना ही इसमें स्टार्च, ग्लूकोज या फिर सेलुलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होते हैं, कुछ नहीं इसमें होता है। इन सभी की जो सेल वॉल्स होती हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया और प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट्स की जो सेल वॉल तीनों की होती हैं, वो सेल वॉल जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की ही बनी होती है। अब ये सेल वॉल अलग अलग हो सकती है, पेप्टिडो पेप्टिडो ग्लाइकेन, या तो पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, या तो आप बोल लो कि काइटिन है, काइटिन है। ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। और या तो आप बोल लो कि सेलुलोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन, सेलुलोज, पेप्टियोग्लाइसिन, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वनस्पति घी में क्या होता है? तो वनस्पति घी हो जो होता है वो ना ट्रांस फैट है, वो ट्रांस फैट है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोनाइजेशन जब किया जाता है तो वो ठोस हो जाता है। ठीक है, तब वो ठोस हो जाता है, उसी को हाइड्रोनाइजेशन बोलते हैं। और इसमें निकेल को मिलाया जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो ये अभी आप ट्रांस फैट आपको याद रखना है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ट्रांस फैट होता है, जिसको परावसा कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है हृदय के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए जो है वो जरूरी होता है आंख के लिए। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और यह जो है वो रेटिना में जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। रेटिना में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट। ये कहाँ होता है? तो ये रेटिना में होता है, उसी को बनाने में ये हेल्प करता है। और इसी के कारण जो है वो कम रोशनी में देखने के लिए जो है वो जरूरी ये होता है। रोडोप्सिन जो है वो कम लाइट में देखने के लिए जरूरी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, या तो जरप्थेल्मिया हो जाता है। जब आंख जो है वो सूखने लगता है तो वो जरप्थेल्मिया कहलाता है। ठीक है, जरप्थेल्मिया कहलाता है। तो हमने जो भी चीज जरूरी था सब मैंने आपको बताया है। ट्रांस फैट वनस्पति घी में होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो 121 की बात करते हैं। सवाल है कि जो टोबैको होता है, स्मोकिंग टोबैको या फिर खाते हो किसी रूप में, यदि आप धूम्रपान करते हो तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है, क्यों? ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए वो हार्मफुल क्यों होता है? तो आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। पहली बात कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है ना, तो ये हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है, उस हीमोग्लोबिन से ये बनाता है परमानेंट बॉन्ड, परमानेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे हमारा ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से कैसा बॉन्ड बनता है? वो टेम्पोररी बॉन्ड होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो जो है वो परमानेंट नहीं होता, वो एकदम टेम्पोररी होता है। लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाता है ना, तो वो परमानेंट होता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो है ये जो है वो इसको छोड़ने वाला है नहीं, हीमोग्लोबिन को छोड़ने वाला है नहीं। तो अब हीमोग्लोबिन को नहीं छोड़ेगा। और आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के 4 एटम को रखता है, तो आप में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और आपका ब्रेन आखिरकार हैमरेज हो जाता है। तो इसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक होता है। तो ये भी होता है, तो ये भी आंसर हो गया, पहला आंसर ये हो गया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहला आंसर हो गया। दूसरा जो आंसर है वो क्या है? तो निकोटीन होता है इसमें, इसमें निकोटीन होता है।
निकोटीन क्या होता है? तो निकोटीन जो है वो उत्तेजना को बढ़ाता है। वो क्या करता है? स्टिमुलेशन देता है। स्टिमुलेंट ये होता है, उत्तेजना को बढ़ाता है, जो एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। और यह जो है वो हृदय की जो रक्त गति होती है ना, हृदय की जो गति होती है, बीपी जो होता है ना, उस बीपी को इंक्रीज करता है इस कारण से। तो ये भी हार्मफुल होता है। उसके बाद तीसरा जो है वो PAHS है। PAHS, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो है वो धुएं के जो टार होते हैं ना, धुएं के जो टार होते हैं, धुएं के जो टार होते हैं ना, उसमें ये पाया जाता है पॉलीसाइक्लिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये सीधे सीधे आपके फेफड़े में चले जाते हैं और आपके फेफड़े में जाकर, आपके लंग्स में जाकर कैंसर का कारण बनते हैं। ये कैंसर का कारण बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तंबाकू का धुआं लगभग 70,000 रासायनिकों का मिश्रण होता है, जिसमें कम से कम 250 हानिकारक और 69 कैंसर पैदा करने वाले जो जो सब्सटेंस है वो होते हैं, केमिकल्स जो है वो होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना खतरनाक जो है वो धूम्रपान होता है। धूम्रपान का धुआं, चाहे गांजा हो चाहे सिगरेट हो, तो इन सब से दूर रहिए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप समझदार हो। निकोटीन की बात करें तो यह केवल फल नहीं, लत नहीं लगता, बल्कि धमनियों का धमनी जो है ना, उसको भी खत्म करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है। मैंने बताया क्यों करता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो पहली बात कि ये लास्ट दिन आ जाएगा, तो 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है। तार जो है वो ये फेफड़े की जो एल्वियोली जो होती है उसमें जमा होता है और वहां जाकर एक रोग पैदा करता है। टार फेफड़े की जो कहाँ होता है, फेफड़े की जो यूनिट होती है एल्वियोली, कौन सी यूनिट होती है? एल्वियोली। यहां पे जाके जो है वो फेफड़े तार जो है वो यहीं पे जाकर क्या करता है, तो यहीं पे जमा होकर इम्फाइसीमा नामक रोग पैदा करता है। इम्फाइसीमा नामक। कोटेनाइन की बात करें तो कोटेनाइन एक अलग शब्द आपको दिख रहा है, कोटी 9। कोटेनाइन की हम बात करें तो निकोटीन के जो चयापचय, जो निकोटीन का जो मेटाबॉलिक होता है, उसके बाद शरीर में बनने वाला जो बाई प्रोडक्ट होता है, निकोटीन का बाई प्रोडक्ट है। यह है बाई प्रोडक्ट है, जिसका परीक्षण जो है वो धूम्रपान की जांच करने के लिए किया जाता है, कोटेनाइन का, कि धूम्रपान किया है बंदे ने या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी CO2 के बारे में मैंने बताया है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना तेजी से जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थाइमीन जो है वो क्या है? तो थाइमीन एक विटामिन है। थाइमीन जो है वो विटामिन है और इसका केमिकल नेम जो है वो विटामिन B1 का ये है। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम थाइमीन होता है। विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है, और विटामिन का ये ग्रुप है, और विटामिन B1 को थाइमीन कहते हैं। ये इसका काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो जो मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, उसमें नर्वस सिस्टम के सही काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, नर्वस सिस्टम है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर और हृदय की समस्या होने लगती है। उसके बाद आपको ऑप्शंस में दिया गया है विटामिन B12। इसको हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो बोलते हैं वो होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। अब साइनोकोबालामीन आपको दिख रहा है कि कहीं कोबाल्ट इसमें है? तो हाँ, कोबाल्ट तो इसमें है। इसमें कोबाल्ट धातु होती है, और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी के कारण रोग जो होता है उसको बोलते हैं परमीसियस परमीसियस एनीमिया।
परमीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो साइनोकोबालामिन के कारण होता है। तो विटामिन B12 से भी अमीनिया होता है, अनीमिया होता है, खून की कमी होती है। विटामिन B2 की बात करें तो इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है वो, इसकी कमी से ना होठ जो होती है ना वो फट जाती है, आपका होठ फटता है, वो इसी विटामिन B2 के कारण फटता है, राइबोफ्लेविन के कारण होठ फटता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन B6 है, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, तो ये पायरिडॉक्सिन जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ एंड हीमोग्लोबिन है, इन दोनों के लिए जरूरी हो जाता है। यदि आप पॉलिश्ड राइस खाते हो या फिर आप जो सब्जियां हैं, आपका अनाज है, इन सबको आप बार बार धोते हो ना, इस कारण से विटामिन B1 जो है वो उसका खत्म हो जाता है, जिस कारण से बेरी बेरी जो रोग है उसका खतरा बढ़ जाता है। विटामिन की खोज जो है वो किसने की थी? तो फंक ने किया था, कैसिमिर फंक। तो फंक है, उसने विटामिन है उसकी खोज की थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि दूध में जो प्रेजेंट होता है शुगर मिल्क में, उसको क्या बोलते हैं? तो दूध में जो प्रेजेंट होता है उसको लैक्टोज कहा जाता है। शुगर के कई सारे टाइप होते हैं, तो उनमें लैक्टोज जो है वो कहाँ होता है? तो लैक्टोज जो है वो दूध में होता है। लैक्टोज कहाँ होता है? तो लैक्टोज जो है वो दूध में होता है। केमिकल नेचर की बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज कैसा है? तो लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो ये जो है वो कैसा है? डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड्स ये होता है लैक्टोज। ये जो लैक्टोज है इसका मतलब है कि ये दो चीजों से मिलकर बना होगा लैक्टोज। तो लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला होता है इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, और दूसरा जो इसमें मिला हुआ होता है वो ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को जब मिलाएंगे तब जाके लैक्टोज बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो बॉन्ड बना होगा ना। इन बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये याद रखना है। वहीं दो अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है वो जुड़ते हैं, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। लैक्टोज जो है इसके पाचन के लिए शरीर में लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो दूध का जो पाचन होता है वो लैक्टेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है इसमें। लैक्टेज जो एंजाइम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें हम फ्रुक्टोज की, फ्रुक्टोज की, फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज जो होता है इसको फलों का शर्करा बोलते हैं, फलों का शर्करा, फ्रूट का शुगर बोलते हैं। तो इसको फलों का शर्करा कहा जाता है, फ्रूट्स का शुगर बोला जाता है। ठीक है। यह जो है वो सबसे मीठा प्राकृतिक शुगर होता है, सबसे मीठा, सबसे मीठा है, और वो भी नेचुरल है, नेचुरल शुगर है सबसे मीठा फ्रुक्टोज, जो कि फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है इनको ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लड में यही शुगर रहता है, ब्लड शुगर इसको कहा जाता है। उसके बाद माल्टोज आता है, माल्टोज जो है इसको माल्ट शुगर कहा जाता है, इसको माल्ट शुगर कहा जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है। और यह जो है वो अंकुरित जो बीज होते हैं ना, अंकुरित अनाज, जर्मिनेटेड जो ग्रेन्स होते हैं ना, जर्मिनेटेड ग्रेन्स में ये पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, मतलब लैक्टोज से उनको इन्फेक्शन होता है, तो वो होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको कहा जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जब लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम जो है वो बॉडी में नहीं बन पाता, इस कारण से दूध जो है वो पच ही नहीं सकता। तो लैक्टेज एंजाइम जो है वो नहीं बनता, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वैसे व्यक्ति होते हैं, तो वो दूध नहीं खाते हैं।
दूध से जो दही बनता है ना, तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो जरूरी होती है, जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, तभी जाके दूध से दही जो है वो बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता है रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विलिन इसका नाम है। फिलोक्विनिन इसका नाम होता है। फिलोक्विनिन इसका नाम होता है। यह जो है वो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? तो ये एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो कहाँ बनता है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लीवर में बनता है। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है और यही जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो आगे चलकर रक्त को थक्का जमाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब हमारे शरीर में बड़ी आंत में मौजूद ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा भी यही चीज जो है वो बनाया जाता है। हमारा जो बॉडी होता है उसकी जो हमारा जो बॉडी होता है उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, जिसको बोलते हैं ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और इस ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा भी विटामिन के का फॉर्मेशन और प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। हमारे शरीर में ये प्रोथ्रोम्बिन का जो है वो जो फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा भी किया जाता है। अब पूरा जो ब्लड जमने का प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ब्लड क्लॉट कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझ लो। तो कभी भी आपका कोई भी जैसे जगह है वहां को कटा तो वहां से खून निकला, तो वो आखिर जमता कैसे है? तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं। सबसे पहले जैसे ही कटता है आपका कोई भी बॉडी पार्ट, तो वो उस कटे हुए जगह पे आपको प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले आता है। प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले आता है और यही प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। वो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोसाइट जो है वो यहाँ पे निकलती है। थ्रोम्बोसाइट है वो यहाँ पे निकलती है। अब ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है कि थ्रोम्बोसाइट एयर से रिएक्शन करता है। एयर से रिएक्शन करता है, जैसे इस तरीके से आप लिख लो, ये है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ने क्या किया? एयर से रिएक्शन किया। एयर से इसने रिएक्शन किया। अब एयर से रिएक्शन करने के बाद उसी के साथ साथ ये कैल्शियम आयन से भी रिएक्शन करता है। कैल्शियम जो आयन है उस कैल्शियम आयन से रिएक्शन करता है। तो बताइएगा यार कभी भी, तो कैल्शियम भी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, बस यही यहां से इंपॉर्टेंट है। इससे निकलने के बाद, इससे मिलने के बाद ये क्या करता है? इसके बाद ये थ्रोम्बिन बन जाता है। ये जो थ्रोम्बोसाइड है ना, ये थ्रोम्बिन बन जाता है। ये थ्रोम्बिन बन जाता है। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन जो होता है एक और चीज से रिएक्शन करता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोनोजीन। और ये जो फाइब्रोनोजीन है वो लीवर में बनता है। फाइब्रोनोजिन। अब ये जो फाइब्रोनोजिन है वो लीवर में बनता है और ये थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन दोनों जो है वो रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं फाइब्रिन। उसको बोलते हैं फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन जो है ना, एक जाल जैसा होता है, ये एक नेट जैसा होता है, जाल जैसा होता है। और जब आरबीसी इसी फाइब्रिन में आके आरबीसी जो है वो फंस जाता है। आरबीसी फंस जाता है तो जैसे ही आरबीसी वहां पे फंस जाता है तो आपको लगता है कि वो थक्का जम गया है। तो ब्लड जब क्लोट हो जाता है तो क्लोट होने के बाद जो थक्का बचता है ना, वहां पे एक येलो येलो लिक्विड जैसा कुछ बच जाता है, आपने देखा होगा। और वो येलो लिक्विड को हम सीरम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सीरम कहते हैं। और इस सीरम में थक्का बनाने की कोई क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें फाइब्रोनोजीन जो है वो प्रोटीन नहीं होता है। इसमें फाइब्रोनोजीन प्रोटीन जो है वो नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो ब्लड क्लोट होता है वो कितने देर में हो जाना चाहिए? तो ब्लड क्लोट जो है वो 4 to 5 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। यदि आपका 5 to 5 मिनट्स के अंदर नहीं हो रहा है तो आपको एक बीमारी हुई है
और उस जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ना, ये हीमोफीलिया जो है, ये हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और यह जो बीमारी होती है वो वंशानुगत होती है, और इसको रॉयल बीमारी कहते हैं। रॉयल बीमारी, ऐसा रॉयल बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रॉयल बीमारी है, क्योंकि ये पहली बार ना अंग्रेज की जो रॉयल फैमिली थी ना वहां पे देखने को मिली थी। इस कारण से इसको रॉयल बीमारी कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक फैक्टर फैक्टर 9 नाम का एक चीज होता है, वही या तो कम होता है, या तो ये कम होता है, और या तो ये बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है, इस कारण से ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। फैक्टर 9 के कारण यह बर्थ से ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्टर 9 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि जो ब्लड्स होती है ना, तो ब्लड सेल को हम मेजर कैसे करते हैं? तो ब्लड सेल को हम मेजर करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से ब्लड्स के जो सेल होते हैं ना, उनको मेजर किया जाता है। ब्लड के सेल्स को मेजर किया जाता है हीमोसाइटोमीटर से। तो ये आपको ब्लड क्लॉट के बारे में समझ में आया होगा सारी चीजें, कि थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोसाइट जो है वो एयर से रिएक्शन करता है, उसके बाद जो है वो थ्रोम्बोसाइट बनाता है, थ्रोम्बोसाइट जो है वो कैल्शियम आयन से रिएक्शन करता है, उसके बाद थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजिन से रिएक्शन करता है और फाइब्रिन बनाता है, और यही जो फाइब्रिन है वो ब्लड को फंसा लेता है। यही जो फाइब्रिन है वो ब्लड को फंसा लेता है। उसके बाद आपको पता है कि ब्लड तो बाहर नहीं जमना चाहिए। बाहर जो जैसे ही निकला 4 से 5 मिनट के अंदर जम जाना चाहिए, लेकिन ब्लड जो है वो नसों में यदि चल रही है, तो वो यदि जम गया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो नसों में तो नहीं जमनी चाहिए ना, तो उस कारण से हिपैरिन वहां रहता है। हिपैरिन नाम का प्रोटीन वहां पे होता है, इस कारण से वहां ब्लड जो है वो नहीं जमती है, जिसको ब्लड थिनर कहते हैं। वो ब्लड को पतला करते रहता है। यदि आपको ब्लड को स्टोर करके रखना है, ब्लड को जमने से बचाना है और स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए बाहर हम सोडियम और पोटेशियम का एक्सोलेट हम यूज करते हैं। तो बाहर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम सोडियम एंड पोटेशियम का ऑक्सोलेट यूज करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम का ऑक्सोलेट यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से बन रहे थे वो मैंने बता दिया है, बाकी आगे भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है। कुछ जो ऑप्शंस है वो हम देख लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। ऑप्शंस विटामिन ई है, सी है, के है, डी है, इस बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ई जो है वो उसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई जो है इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। या तो इसको जो है वो बांझपन रोधी भी कहते हैं, बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। एंटी एंटी स्टेरिलिटी भी इनको कहा जाता है। बांझपन रोकने वाला भी, बांझपन रोधी बीमारी भी कहते हैं। विटामिन सी जो है वो घाव भरने और मसूड़े के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सवाल कि कौन में कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइसिन में नहीं होता है। ग्लाइसिन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइसिन में क्यों नहीं हो रहा है? तो ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। यह जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का जो नाम होता है ना, उसमें अक्सर आपको ओज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ओज जैसे देखने को मिलेगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सुक्रोज है उसको टेबल शुगर या फिर गन्ने का शर्करा भी बोलते हैं। इसको टेबल शुगर या फिर गन्ने का शर्करा भी बोलते हैं। फ्रक्टोज को मैंने बता दिया, फ्रक्टोज को फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लाइकोजन जो है वो कोई शर्करा तो है। ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, तो जंतु के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होती है स्टोर्ड
जो बीटा सेल जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है वहां से इंसुलिन निकलता है, और यही जो इंसुलिन है वो क्या करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजेन कहाँ कन्वर्ट होता है, तो ये मांसपेशियां और लीवर में स्टोर होता है। दोनों सवाल जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, तो ग्लाइकोजेन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोजेन क्या करता है, तो यही इंसुलिन तो ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट कर रहा है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर रहा है। स्टोर कहाँ हो रहा है ग्लाइकोजेन, तो लीवर में हो रहा है, मांसपेशियां में हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लीवर और मांसपेशियों में स्टोर होता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस विटामिन का नाम है, तो केमिकल नेम से सवाल है और आसान सा सवाल है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो है जिससे अस्कॉर्बिक जो दांतों से जो खून आता है ना, मसूड़ों से जो खून आता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड के ही कारण होता है, विटामिन सी की कमी से कहीं कारण होता है। विटामिन सी जो है वो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन बस के, ई, डी, ए कीड़ा होता है बस। उसके बाद जो भी विटामिन होते हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं, तो वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल है, और सबसे बड़ी बात की है हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है। ठीक है, हीट सेंसिटिव है मतलब जैसे ही हीट आता है उस पर वह रिएक्शन देगा। इसीलिए जैसे ही आप खाना पकाते हो ना, तो खाना पकाने में सबसे जल्दी अगर कोई विटामिन खत्म होता है या फिर कम होता है, तो वो यही विटामिन सी ही होता है। तो विटामिन सी यदि लेना है तो उसको रॉ में खाया करो, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसको पकाने से ज्यादा अच्छा है कि रॉ में खाओ, खाया करो चीजों को। तो ऑलमोस्ट जो विटामिन सी आप लेते हो ना, वो चीजें आप रॉ में ही खाते हो। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो आप रॉ में ही खाते हो। ठीक है, ये जो विटामिन सी होता है ये कोलेजन जो प्रोटीन होता है उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कोलेजन प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसी के साथ साथ ये जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो खाद्य पदार्थ आपको दिया है, इसमें इसमें बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, लगभग जीरो कहाँ पे होती है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू से ये सवाल है, पूछा गया है। तो बात करते हैं हम पहले पालक की। तो पालक जो है, स्पिनच जो है, यहाँ पे फाइबर होता है, और खास करके जो सेलुलोज के फॉर्म में होता है। सेलुलोज के फॉर्म में फाइबर यहाँ पे होता है, रेसे होते हैं। और फाइबर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद बटर की बात करें, ये मक्खन ले लो, चीज ले लो, दोनों तो एक ही रॉ प्रोडक्ट है, दूध का ही। तो इसमें बहुत कम मात्रा में लैक्टोज हो सकता है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे मक्खन है, चीज है, इन सब में तो कार्बोहाइड्रेट होगा ही। लेकिन फिश जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है, फिश में क्या होता है, तो मछली हो, मांस हो, अंडा हो, इन सब में प्रोटीन और फैट ज्यादा होता है। प्रोटीन एंड फैट जो है वो इसमें ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग शून्य होती है। तो पौधों से प्राप्त जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोज, सेलुलोज हो या स्टार्च हो, इन सब में मिल जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो मछली है, इसमें प्रोटीन और फैट्स ज्यादा मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसमें जो भरपूर लौह तत्व जो है वो मिलता है, तो सबसे ज्यादा तो स्पिनेज में ही मिलता है। तो स्पिनेज तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर सी, आयरन सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है। स्पिनेज हो गया, मेथी हो गया, और सारी जो सब्जियां होती हैं उनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होता है, इस कारण से इसकी कमी से जो है वो एनीमिया बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सेरेल्स होते हैं, अन्न जो होते हैं, उनका समृद्ध स्रोत कौन सा है। अन्न जो आप सेरेल्स खाते हो, उनमें सेरेल्स में क्या मिलता है, तो सेरेल्स से स्टार्च हमको मिलता है। जैसे आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, मक्का खाते हो, इन सब से क्या मिलता है, तो ये स्टार्च मिलता है। स्टार्च क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और अनाज जो है वो हमारे भोजन में ऊर्जा का सबसे मेन जो मुख्य जो स्टेपल फूड है वो होता है, क्योंकि स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक हमारे फूड में होती है। हमारे मुंह में जो लार्ज होता है ना, वही स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और हमारा मुंह से ही पाचन जो है वो स्टार्च का
मिलना चालू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एडिटिव भोजन में होता है, एडिटिव जो फूड्स होते हैं उनमें क्या आपको मिलता है? तो एडिटिव जो फूड्स होते हैं, एडिटिव फूड में रोगनाशक और खनिज दोनों होता है। बोथ प्रिजर्वेटिव्स एंड मिनरल्स इसमें देखने को मिलता है एडिटिव फूड्स में। तो फूड एडिटिव क्या होता है? तो फूड एडिटिव जो होता है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन की गुणवत्ता, सेल्फ लाइफ, स्वाद, रंग और पोषण को बढ़ाने के लिए उसमें बाहरी रूप से हम मिलाते हैं ना, तो वो जो होता है वो एडिटिव्स कहलाते हैं। एडिटिव्स इन फूड वही कहलाते हैं, फूड एडिटिव्स कहलाते हैं। तो फूड एडिटिव जो होते हैं ना, वो उनको प्रिजर्वेटिव, रोगनाशक जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, जो भोजन की जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी फंगी होते हैं, उन सबसे बताता है। जैसे सोडियम बेंजोएट उसमें डाला जाता है, खाने को खराब ना हो उसके लिए। आपको पता है कि सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, कई बार सवाल पूछा गया है। सोडियम बेंजोएट जो पैक्ड फूड होता है ना, पैक्ड फूड में सोडियम बेंजोएट ही डाला जाता है, जिससे खाना जो है वो खराब ना हो। और इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि नमक में आयोडीन, दूध में विटामिन डी, ताकि भोजन को अधिक जो है वो फोर्टिफाइड किया जा सके, अधिक जो है वो पौष्टिक बनाया जा सके। तो यही हमारा आंसर होगा, रोगनाशक और खनिज दोनों। एडिटिव जो होते हैं वो रोगनाशक भी होते हैं और खनिज भी होते हैं, वो भी कुछ भी मिलाया जा सकता है। इसमें कलर्स भी मिलाए जाते हैं, रंग स्वाद बढ़ाने के लिए फ्लेवर इन्हांसर मिलाया जाता है, इमल्सिफायर्स मिलाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, सब कुछ अलग से इसमें मिलाया जाता है। ठीक है। सोडियम बेंजोएट को तो कोल्ड ड्रिंक है, जैम है, इन सब में सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को आपको ये याद रखना है। उसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटेमेट जो है वो स्वाद बढ़ाने वाला एडिटिव है। आप देखिएगा तो फूड, पैक्ड फूड जो होता है ना, वहां पे ये लिखा हुआ रहता है MSG, MSG, मोनोसोडियम, मोनोसोडियम ग्लूटेमेट, मोनोसोडियम ग्लूटेमेट जो होता है, MSG बोलते हैं इसको, मोनोसोडियम ग्लूटेमेट। ये स्वाद को बढ़ाता है, टेस्ट को बढ़ाने वाला है, स्वाद बढ़ाने वाला, स्वाद बढ़ाने वाला एडिटिव है। चाइनीज फूड में सबसे ज्यादा ये होता है मोनोसोडियम ग्लूटेमेट, मोनोसोडियम ग्लूटेमेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है फोर्टिफिकेशन क्या होता है। सवाल ये सब जो आते रहता है। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन होता है कि जब भोजन में अलग से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। जैसे फोर्टिफाइड चावल अभी भारतीय सरकार जो है वो देना स्टार्ट कर रही है, पीडीएस सिस्टम से, पब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, फोर्टिफाइड चावल। तो इसका मतलब कि चावल में विटामिन मिलाए जा रहे हैं, चावल में विटामिन ए जो है वो मिलाया जा रहा है अलग से। तो यही जो है वो फोर्टिफाइड किया जाता है उनको। ठीक है, तो एडिटिव समझ में आया, फोर्टिफाइड कैसे किया जाता है ये सब समझ में आया। बाकी प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो ये क्या होता है, खाने को बचाने के लिए होता है। ठीक है, खाने को केवल बचाने के लिए, खाना पैक्ड है तो उसको प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स उनमें नहीं होता तो मिनरल्स मिलाए जाते हैं, विटामिन यदि नहीं होता तो विटामिन मिलाए जा सकते हैं। तो दोनों सबसे अच्छा आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो विटामिन डी जो है वो स्किन में बनती है। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, नहीं। विटामिन डी जो है वो हमारे स्किन में ही बनती है, लेकिन इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। इसको सनसाइन, विटामिन डी को इसी कारण से सनसाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है ना, वो जब सूर्य की जो पराबैंगनिक किरणें होती है ना, यूवी यूवी रेज जो होती है ना, यूवी रेज जो होती है ना, वो त्वचा पे जैसे ही पड़ती है ना, तो त्वचा में एक मौजूद होता है, आप बताता हूं मैं, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका नाम है 7 डिहाइड्रो, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसका क्या है? तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो रहता है हमारे किसमें? तो हमारे स्किन में।
अब हमारे स्किन पर जब ये वी रे जो पड़ती है, वी रे जो पड़ती है, परावैंगनिक किरणें जब पड़ती है, तो यही जो है वो विटामिन 3 में चेंज होता है। यही जो है वो विटामिन 3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो विटामिन डी का सेंथेसाइजेशन जो है वो कौन करता है? तो हमारा स्किन है वो करता है। ठीक है। त्वचा में जो बनने के बाद जो है, ये जो विटामिन डी होता है जब स्किन में बन जाती है, तो इसके बनने के बाद यह लीवर और फिर जाके किडनी में पहुंचती है, और वहां पे जाके एक्टिव रूप में वो बदल जाती है। तो ये विटामिन जो डी है, विटामिन डी जो है वो इसके बाद कहाँ पहुंचती है? तो लीवर में जाती है। लीवर में जाने के बाद कहाँ जाती है? तो ये किडनी में जाती है, और यहीं पे जाके वो किडनी में जाकर एक एक्टिव रूप में चेंज हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो लीवर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, लीवर जो दिख रहा है, तो क्या बोलोगे कि विटामिन डी को स्टोर करता है, और उससे पहले का चरण का जो प्रोसेस होता है ना, पहले चरण में जो प्रोसेस करता है वो यही करता है। लेकिन विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है? स्किन में होता है। ठीक है। बात करें स्टोमक की, जे शेप का होता है, और यहाँ पे भोजन का पाचन होता है, ना कि कोई विटामिन यहाँ पे बनता है। ब्रेन की बात करें तो मस्तिष्क में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं, बस। विटामिन डी के लिए वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, बस, और कुछ नहीं। इसका फॉर्मेशन वो नहीं करता है। ठीक है। विटामिन डी के कैल्शियम, मतलब इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। कुछ ऐसे जो विटामिन डी है ना, इनको हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन लाइक विटामिन भी कहा जाता है। इट इज हार्मोन लाइक विटामिन, हार्मोन लाइक विटामिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जो हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती है, खास करके बच्चों में होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विटामिन सी की abundance किसमें हमको मिलेगा? विटामिन सी का सोर्स कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो सिट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं वो विटामिन सी के सोर्स होते हैं। तो सिट्रस आपको क्या दिख रहा है? ऑरेंज दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑरेंज दिख रहा है। ये जो होता है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, घाव को भरता है, त्वचा में जो कोलेजन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन करता है। तो ये सब विटामिन सी के काम होते हैं। सेब जो आपको दिख रहा है, एप्पल में जो फाइबर होता है, विटामिन ए बी दोनों होता है। केला की बात करें तो वहां पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। पपीते की बात करें तो वहां पे विटामिन ए और पपैन एंजाइम यहाँ पे होता है। ठीक है। सबसे अधिक विटामिन सी जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये अब आपसे पूछा जाए तो ये आंवला में पाया जाता है। आंवला है उसमें पाया जाता है। फिर अमरूद है, और फिर जो जो खट्टे फल आते हैं वो आएंगे। सेकंड नंबर पे अमरूद है, गुआवा, अमरूद है। देन और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा, नींबू, ये सब हो गया। ठीक है। खाना जब आप पकाते हो, जब खाना को आप हीट करते हो, तो कोई विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है, तो वो विटामिन सी ही है। क्यों? क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हमने इस बारे में काफी डिटेल से चर्चा कर रखी है। जो विटामिन की है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजीन जो होता है ना, उसको बनाता है। विटामिन के जो है वो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजीन जैसे जो ये सब को फॉर्मेशन करता है, और यही जो है वो आगे थक्का बनाने में काम करते हैं। तो यदि आपको इसकी कमी हो गई, तो इसकी कमी के कारण आपका ब्लड जो है वो जमेगा नहीं, जिस कारण से आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ब्लड आपका बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा। विटामिन ए की बात करें तो इससे रतौंधी होती है, आंखों की रोशनी के लिए होता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए होता है। विटामिन ई जो है वो त्वचा और जो प्रजनन क्षमता होती है, एंटी स्टेरिलिटी होती है, उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चावल में क्या होता है? तो चावल में स्टार्च हमको मिलता है। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपको ये ध्यान रखना है। यह एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। चावल के वजन का लगभग 75 to 80% जो है वो हमें स्टार्च ही मिलता है। ये शरीर का जो, यदि आपको तुरंत ऊर्जा देनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलुलोज की बात करें तो ये पौधे की बाहरी जो दीवार होती है उस पर होता है। चावल के दाने के अंदर मुख्य रूप से आपको स्टार्च ही देखने को मिलेगा। प्रोटीन की बात करें तो चावल में प्रोटीन बहुत कम होता है, अराउंड 6 to 7% के आसपास होता है। दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। विटामिन ए जो है, जिसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड चावल होता है। जेनेटिक मॉडिफाइड चावल है गोल्डन राइस। सवाल पूछा जाए जेरोप्थेल्मिया इसकी कमी से होता है।
गोल्डन राइस, गोल्डन राइस सुनहरा चावल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो विटामिन ए इसमें होता है मिलाया हुआ, ये फोर्टिफाइड किया हुआ है। इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड करता है इस चावल को, बीटा कैरोटीन बोलते हैं। चावल को पॉलिश करने से सबसे पहले कौन सा हटता है उसका, तो विटामिन बी 1 हटता है। थायमीन तुरंत नष्ट हो जाता है चावल को ज्यादा धोने से भी। नेक्स्ट सवाल है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीपायरेटिक क्या होता है, तो सबसे अधिक यूज होने वाला जो ज्वर रोधी दवा है, ज्वर रोधी एंटीपायरोटिक। एंटीपायरोटिक जो दवाएं होती हैं वो शरीर के टेम्परेचर को कम करती है। सबसे पहला तो आपको यही सवाल याद रखना है। तो टेम्परेचर जो शरीर का है उसको ये कम करती है एंटीपायरेटिक्स, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, पैरासीटामोल आपको पता है, बहुत बेसिक सा सवाल है। पैरासीटामोल जिसे आप क्या कहते हो, तो एसेटनो, एक और नाम इसका होता है, याद रख लो, एसेटामिनोफेन। एसेटामिनोफेन पैरासीटामोल को बोलते हैं, जो सबसे सुरक्षित और प्रभावी ज्वरोधी मानी जाती है। यह मस्तिष्क से जो हाइपोथैलेमस होता है, शरीर का जो थर्मोस्टेट होता है, उस पर वर्क करता है और तापमान को नीचे गिराता है। तो ये काम कहाँ जाके करता है, तो हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, वहां पे जाके काम करता है, जो कि शरीर शरीर का थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस को ही बोला जाता है। बाकी हम बात करें एस्पिरिन की। एस्पिरिन जो है वो ये भी ज्वर और दर्द दोनों को निवारण करता है। ठीक है। इसके दुष्प्रभाव आपको पेट में रक्तस्राव के कारण मिल सकता है, लेकिन पैरासिटामोल सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी सैलिसिलिक अम्ल की बात करें तो ये जो है वो एस्पिरिन का ही प्रिकर्सर था। उतना ज्यादा समझना नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि पेलाग्रा जो डिजीज होती है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, किस विटामिन की, तो ये विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसको नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 के कारण ये होता है, विटामिन बी 3 नियासिन के कारण होता है। पेलाग्रा को 4 डिजीज कहते हैं। ये जो पेलाग्रा है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको 4 डिजीज कहा जाता है। 4 डी डिजीज कभी पूछा जाए तो याद रखना है, 4 डी डिजीज इसको कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहला इसको तो त्वचा रोग होता है, पहला इसमें त्वचा रोग होता है, तो डर्मेटिस्ट होता है। पहला त्वचा रोग हो गया, पेलाग्रा में पहला त्वचा रोग हो गया, डर्मेटिस्ट हो जाएगा। दूसरा कि दस्त होगा, जो डायरिया होता है, दूसरा दस्त होगा। तीसरा क्या होगा, तो भूलने की बीमारी होगी, तो एमनीशिया या फिर डिमेंशिया कह लो, एमनीशिया ने डिमेंशिया। एमनीशिया तो शायद अनिद्रा की बीमारी होती है ना, डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है वो भूलने की बीमारी हो जाएगी। और डी नंबर पे आ जाएगा कि मृत्यु, यदि इलाज ना हुआ तो आपका डेथ हो जाएगा। तो ये 4 डी इसी के कारण से बोलते हैं। तो विटामिन बी 3 नियासिन की कमी से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बाधित होता है, जिसके कारण ये लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो इस कारण से इसको 4 डी बीमारी कहा जाता है। बी 1 की बात करें तो थायमीन है बी 1, विटामिन बी 1 को थायमीन बोलते हैं। और विटामिन बी 2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, विटामिन बी 12 बी 2 को। और बी 12 को क्या बोलते हैं, तो साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन। होठ जो फटते हैं वो इसी राइबोफ्लोविन के कारण फटते हैं, होठों का फटना राइबोफ्लाविन की कमी है तभी फट रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना है, पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया जो होता है वो किन कोशिकाओं में, तो एरिथ्रोसाइट्स यदि आपकी बढ़ती है, आरबीसी यदि आपकी बढ़ती है, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी में यदि आपको अचानक से इंक्रीज देखने को मिलता है तो ये जो ये पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। ठीक है, इसमें आरबीसी बढ़ता है। पॉलीसाइथीमिया में जो बोन मैरो है ना वो बहुत अधिक आरबीसी बनाने लगता है, और इससे ये जो है वो जो रक्त है ना, ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। ब्लड जब थिक हो जाता है, जिससे ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है, स्टॉक होता है, हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं, खतरा बढ़ता है। तो यही कंडीशन जो है वो कहलाती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करें तो ये थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। और न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये इन्फेक्शन को रोकता है, जो कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, ये दोनों जो है वो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, और ये जो है वो इन्फेक्शन को रोकता है। आगे हम उसकी कभी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोवा जनित रोग है, कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोवा डिजीज है, प्रोटोजोवा से होती है, तो काला अजार है। काला अजार जो है वो प्रोटोजोवा से होती है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। काला अजार लिश्मेनिया डोनोविना किस कारण से होती है, लिश्मेनिया
लिशमेनिया डोनोविना, लिशमेनिया डोनोवानी है, उसके कारण इसी नाम के प्रोटोजोवा है उससे होती है। इसको लेके कौन घूमता है, इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर वो है जो इसका इसको बढ़ाता कौन है, तो इसको लेके एक मक्खी घूरती है, घरेलू मक्खी होती है, एक मक्खी होती है जिसको हम बोलते हैं सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई जो है वो बालू मक्खी है, वो इसी के काटने से ये रोग फैलता है। तो इस जो लेस्मेनिया डेनोविना है, ये मेन प्रोटोजोआ है, लेकिन इसको लेकर घूमता है कौन, तो सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई जब आपको काटेगा तो ये लिस्मेनिया डेनोविना आपके अंदर चला जाएगा। इससे होगा क्या, तो इससे आपका लीवर और स्प्लीन है वो अफेक्ट करता है। इससे होगा आपका लीवर एंड स्प्लीन जो है वो अफेक्टेड होता है, लिवर एंड स्प्लीन आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये वायरस है, वायरस जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। हैजा की बात करें तो ये जीवाणु जनित रोग है, विब्रो कोलेरा नामक जीवाणु है उससे होता है। और टाइफाइड की बात करें तो ये भी सैल्मोना टाइफी नामक जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, कि जीवाणुओं से कौन कौन सा रोग है वो होता है। तो बात करें हम कुष्ठ रोग की, लिप्रोसी। तो लिप्रोसी जो बीमारी होती है वो विषाणु जीवाणु के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेस के कारण ये होती है। लिप्रोसी जो होती है, लिप्रोसिस जो होती है, जो जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, ये किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के कारण होता है। उसके बाद जो है टिटनस, जो टिटनस है, वो टिटनस जो बीमारी है जिसको लॉकजाम भी कहते हैं, ये जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु है उसके ही कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो बैक्टीरिया के कारण हो गया। उसके बाद जो है वो हैजा, हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरियो के कारण होता है। हैजा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कॉलरा इसको बोलते हैं। तो ये कॉलरा है, ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी जीवाणु के कारण होता है, विब्रियो कोलेरे इसका नाम है। ठीक है, बाकी मेनिंजाइटिस जो है ना, मेनिंजाइटिस जो है वो भी कैसी बीमारी है, तो मेनिंजाइटिस जो है वो निसेरिया मेनिंजिटिस नामक जो जीवाणु होता है उसके कारण ये होता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस भी जीवाणु के कारण होता है और इसका नाम है निसेरिया, निसेरिया मेनिनजिटिस। ठीक है, निसेरिया मेनिनजिटिस। तो ये तीन आपको चार दिखा, लिप्रोसी हो गया, फिटनेस हो गया, कॉलरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। ये चारों जो है वो किससे होता है, तो ये चारों जो है वो होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। लेकिन और बात करें पोलियो, तो पोलियो जो बीमारी है वो होता है वायरस से। रेबीज जो बीमारी है वो होता है वायरस से। तो आपका आंसर केवल और केवल 1 और 2 बनेगा। तो ए और बी हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ विटामिन के बारे में बता दूं। विटामिन डी त्वचा में बनता है, विटामिन के थक्का जमाता है, विटामिन बी 3 नियासिन इसके कमी से पेलाग्रा होता है, इसको 4D भी कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया जो है वो आरबीसी की अधिकता होती है। काला अजार जो होता है वो लिशमेनिया डोनोविना से फैलती है। और बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो टिटनस हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। वायरल डिजीज की बात करें तो पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, तो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। सल्मिनेलो टाइफी नामक जीवाणु है उसके कारण यह टाइफाइड बुखार होता है। इसको होता कैसे है, तो टाइफाइड बुखार जो होता है वो दूषित भोजन और गंदा पानी से होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से होता है। यह मुख्य रूप से हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना उसको अफेक्ट करता है, जिससे बुखार तेज होती है, पेट दर्द होता है, वीकनेस लगती है। और इसको हम जांच कैसे करते हैं कि हमको जो है वो टाइफाइड हो गया है, तो टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो इसके लिए विडल टेस्ट होता है, विडल टेस्ट। तो विडल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, विडल टेस्ट। बाकी मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा के कारण होता है। प्रोटोजोवा कौन सा, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा के कारण होता है। इसको मादा इन्फ्लुएंजा जो मच्छर होती है उसको काटने से होता है। डेंगू की बात करें तो ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है, डेंगू नामक वायरस है उससे ये फैलता है। और ये जो है वो एडिस एडिस इजिप्टी मच्छर है उसको काटने से होता है। पोलियो की बात करें तो पोलियो जो है वो पोलियो
माइलिटिस नामक वायरस है उससे होता है, और इससे जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट करती है। बीसीजी का जो टीका होता है, वो टीका जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज के लिए दिया जाता है। बीसीजी, आप मुझे बताओ कि इस बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीजी का टीका जो है वो बैक्टीरियल के लिए जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो केवल जीवाणुओं रोगों पर काम करती है, वायरस पे नहीं काम करती है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो कहाँ काम करती है? तो केवल और केवल बैक्टीरियल डिजीज पे काम करती है, वायरस डिजीज पर, वायरल डिजीज पे काम नहीं करती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आंख और उसके रोगों के संबंधित जो मेडिसिन होती है उसकी शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको पता होना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो चिकित्सा विज्ञान वैसा होता है जहाँ पे आंख में निदान, आंख से संबंधित जो भी है उसको देखा जाता है, और जो देखने वाला होगा उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे मोतियाबिंद हो गया, ग्लूकोमा हो गया, इन सब का इलाज करने वाला। ओंकोलॉजी जो आपको पहला दिख रहा है ये कैंसर से लिए है। उसके बाद ऑटो क्या है? ऑटोमेट्री। ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री जो है वो मुख्य रूप से जो आई टेस्टिंग और चश्मा जो देता है ना, चश्मा जो देता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आंख की सर्जरी वर्जरी से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्टोमेट्री जो है वो चश्मा वश्मा से रिलेट होता है। आई टेस्टिंग सीधा सा आप लिख लो, आई टेस्टिंग से रिलेटेड है। उसके बाद ओडोंटोलॉजी जो है वो दांतों से रिलेटेड है। ओडोंटोलॉजी जो है वो दांत मसूड़ा इन सब से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी जो है वो त्वचा से। नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी से। हेमेटोलॉजी जो है वो रक्त से। साइटोलॉजी जो है वो ऊतक से। बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है। कौन सा प्लेस है जहां पे स्पर्म इनकाउंटर करता है एग के साथ? स्पर्म जो है वो एग का सामना करता है कहाँ पे? तो बहुत आसान सा सवाल है, डिंब वाहिनी, ओवी डक्ट के पास। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। डिंब वाहिनी जो है इसी को फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं, और मैंने ऑलरेडी बताया कि यहीं पे जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो फाइलोपियन ट्यूब में होता है। जो ओवेरी होता है ना, जो ओवेरी होता है, इसको अंडाशय कहते हो। इस अंडाशय से हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद इसमें से हर महीने एग निकलता है। अब ये एग खुद तो फर्टिलाइज होगा नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए स्पर्म चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए स्पर्म चाहिए। अब टेस्टिस से स्पर्म आया है, अब ये दोनों आके कहाँ पे फ्यूज होंगे? तो दोनों जो फ्यूज होंगे वो फ्यूज होंगे जहां फर्टिलाइजेशन होगा, वो फैलोपियन ट्यूब होगा। फैलोपियन ट्यूब होगा, और यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जो है वो आता है, उससे मिलता है, और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। पूछा गया है, बहुत बार सवाल पूछा जाएगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यहीं पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा होता है। फर्टिलाइजेशन जिसको निषेचन बोलते हैं वो यहीं पे होता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है। बाकी बात करें सर्विक्स की, जो गर्भाशय की ग्रीवा है उसकी बात करें सर्विक्स की, तो यह गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो कि वजाइना से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये सर्विक्स जो होता है वो गर्भाशय जो होती है, जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उस यूट्रस का ये जो है वो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जो है, तो जो गर्भाशय होता है वहां पे जो एम्ब्रॉय होता है, निषेचित अंडा जो होता है, एम्ब्रॉय होता है, वो आता है और यहीं पे आता है, और उसके बाद वो जो आगे चल के भ्रूण में जाता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहीं पे वो डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे हैं उनको डेवलपमेंट यहीं पे होता है। बाकी वजाइना आपको पता है, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बर्थ कैनाल भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा है जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का? तो वो ब्रेन होता है। इसका तो कोई किंतु परंतु है नहीं, ब्रेन होता है। मस्तिष्क हमारे तंत्रिका, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेन भाग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है जिसको इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन इनको मिलता है, और उनसे पूरे बॉडी में वो नर्वस सिस्टम्स फैली हुई होती हैं, नर्व्स फैली हुई होती हैं, उससे वो इंफॉर्मेशन सबको देता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे अदर अदर जो बॉडी पार्ट है उन सबको देता है। सोचना, याद करना, शरीर को बैलेंस करना, सब जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है। तो ब्रेन आपको याद रखना है। लंग्स की बात करें तो श्वसन से रिलेटेड लंग्स है। और यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये मूत्र को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। यूरिन है उसको टेम्पोरली स्टोर करता है। ये हार्ट की बात करें तो ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, नहीं है पे बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है, मतलब बैक्टीरियल नहीं है तो इन्फ्लुएंजा आ जाओ। इन्फ्लुएंजा जो होती है वो बैक्टीरियल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉमन फ्लू है, और ये जो है वो ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होती है। ऑर्थोमिक्सो वायरस जो उसी परिवार का जो वायरस होता है उससे होती है। इसमें संक्रामक श्वसन रोग है ये, चूंकि यह वायरस से होता है इसलिए जीवाणु जनक नहीं हो जाए। बाकी हैजा विब्रियो कोलेरिया से होता है जो कि जीवाणु है। टीबी की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। उसके बाद जो है वो एंथ्रेक्स की बात करें जो जानवरों में होता है, वो बैसिलस एंथ्रेक्स के कारण होता है, जो पशु और जानवर दोनों में ये आजकल देखने को मिला है। तो एंथ्रेक्स पशु और जानवर दोनों में होता है, जिसको गिल्टी रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से ही वो रोग है वो जा सकता है, वो कौन सा है? ठीक है, वो कौन सा है? तो सिफिलिस। कौन सा है? सिफिलिस। तो देखो होता क्या है, तो सिफिलिस जो है वो ट्रिप्टोमेना पैलिडियम नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? ट्रिपोनेमा, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ट्रिपोनेमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया के कारण ये होता है। यह असुरक्षित यौन संबंध या फिर संक्रमित मां के बच्चे हैं उससे फैलता है, और यह जो है वो यौन संचरित रोग है, STD। ठीक है, ये यौन संचरित रोग की श्रेणी में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी और कवक और फंगाई की बात करें तो ये माइक्रोबैक्टीरियल वर्ग में आता है, जैसे दांत खाद खुजली ये सब इसमें होता है। कोशिका की बात करें तो ये जीवन की आधारभूत इकाई है, कोई रोग तो है नहीं ये। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग जो है वो आता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग आता है? तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। स्कर्वी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये शरीर में कोलेजोन उत्तक है उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मसूड़ों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। जो यदि घाव है उसको भरना है, मसूड़ों में सूजन है, दांतों का गिरना है, तो ये जैसे घाव नहीं भर पा रहा है, तो ये सब विटामिन जो बी है उसकी कमी के कारण ही ऐसा आपको हो रहा है, विटामिन सी की। ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी बेरी बेरी होता है, डी रिकेट्स होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी। आयरन जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन का मुख्य हिस्सा होता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम बनता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन जाने वाली जो क्षमता है वो घट जाती है। इसे अल्प रक्तता या फिर एनीमिया कहते हैं। रोगी को थकान महसूस होती है, पीलापन महसूस होता है क्योंकि ब्लड नहीं है। डायबिटीज आपको पता है, यह इंसुलिन की हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, फिनाइली फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग जो है वो यूरिन में उत्सर्जित होने वाले अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो फिनाइल क्यूटोएरिया है, फिनाइल क्यूटोएरिया है वो क्या होता है? तो ये जो है वो फिनाइल पायरुबिक एसिड होता है। फिनाइल पायरुबिक एसिड। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, फिनाइल पायरुबिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। तो जो पी के यू जो होता है, इसको पी के यू से चलते हैं। जो फिनाइल पायरुबिक एसिड है, पी के यू। तो फिनाइलुरिक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिनाइलुरिक, इसको हम पी के यू लिखते हैं शॉर्ट में। फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू। तो ये जो होता है, ये जो है वो जब जन्मजात जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है, जन्मजात मतलब जन्म जब से लिया है, ऐसा नहीं है कि बाद में आया है, यह जन्मजात है। जब से बच्चा पैदा लिया है तभी से ये बीमारी है, तो ये जन्मजात जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे शरीर में जो है वो, शरीर में इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण क्या होता है? तो इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण शरीर में फेनिल एलनीन, इसके कारण फेनिल एलनीन हाइड्रो, फेनिल एनरिल हाइड्रो किसलेज, फेनिल एड्रीन हाइड्रो किसलेंज जो विटामिन है, एंजाइम है, एंजाइम है, इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, अब इस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है कि फेनी एलेनिन जो है वो अमीनो एसिड टूट नहीं पाता है,
ये जो फेली एनिलीन जो अमीनो एसिड है वो टूट नहीं पाता है। अब इस टूट नहीं पाता है इस कारण से फेनिल पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाता है? तो ये फेनिल पाइरुविक एसिड में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे हुआ। ये एक जो है वो जन्मजात बीमारी होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है किसके कारण से? तो फेलेनिन फेलेनिन फेली फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम होता है, इसकी कमी के कारण ये होता है। इसके कारण ही जो सीधा जो फेलिन एलिनिन जो होता है, फेनिल एलेनिन जो होता है वो सीधा जो है वो बदल जाता है किसमें? फेलिनिन पाइरुविक एसिड में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको पता होना चाहिए। बाकी हमने काफी जो चीजें हैं वो सबको डिस्कस कर रखा है। तो ये रहा पूरा वीडियो जहां पे हमने काफी डिटेल से जो 250 क्वेश्चन है वहां तक डिस्कस कर लिया है। आगे के क्वेश्चन में हम 251 से लेकर 300 तक डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।